हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। सुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज आपके लिए एक मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। हिमज्योति स्कूल देहरादून की जो प्रवेश परीक्षा उसका मॉडल पेपर एक मैंने तैयार किया है। कई वर्षों से जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उनसे पूछताछ करने के बाद मैंने ये तैयार किया है। मुझे आप अंत तक देखेंगे तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत फायदा इससे होगा। इसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कर रहा हूँ, हिंदी, मैथ, इंग्लिश और ईवीएस और जीके। सीधे शुरू कर चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हम हिंदी वाला पोर्शन करेंगे। पूछा जा चुका है कि आपने किन किन विद्यालयों में शिक्षा पाई है, उन सभी विद्यालयों का नाम लिखें। तो आपने बच्चे ने उन स्कूलों के नाम लिखने हैं जहां कक्षा 1 से 5 तक की या 4 तक की एक शिक्षा पाई है। तो आप अपने विद्यालय, अगर एक ही विद्यालय से पढ़े हैं तो आप अपने विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो भी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा स्कूलों में पढ़ा है, स्टडी की है, तो आप एक से ज्यादा स्कूलों के नाम लिख सकते हैं। प्रश्न है, मुहावरों का अर्थ लिखिए। दांत खट्टे करना। देखिए, इसमें मुझे लिखने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ये मैंने थोड़ा लंबा बनाया है, आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। दांत खट्टे करना, इसका मतलब पराजित करना। सिर पर खून सवार होना, यानी अत्यधिक क्रोध में होना। पानी पानी होना, इसका मतलब है बहुत लज्जित होना। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ है साफ इनकार करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ है कि पुरानी बातों को याद करना। कोलू का बैल होना, देखिए कोलू का बैल दिन भर मेहनत करता है तो बहुत मेहनती होना। ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। राई का पहाड़ बनाना, इसका मतलब छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अधजल गगरी छलकत जाए, ये देखिए लोकोक्ति है। तो जो कम ज्ञानी व्यक्ति होता है वो ज्यादा दिखावा करता है। 100 सुनार की एक लोहार की, इसका मतलब है कि कम बलवान व्यक्ति की बहुत सारी चोट ताकत जो है एक बलवान व्यक्ति से के बराबर भी नहीं होती है। ठीक है ना। इसको आप भाषा में थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग ढंग से अर्थ, इसका भावार्थ लिखा हो। ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब दिखावा करना। जहां मतलब दिखावा ज्यादा होता है वहां उतना वास्तविकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि नाम बड़ा होना किंतु गुण कम होना। सावन हरे न भादो सूखे, देखिए मतलब हमेशा एक जैसा रहना। घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपसी फूट से घर का भेद दूसरे को बताना। जैसे विभीषण ने आपसी फूट रावण विभीषण में पड़ी थी, तो लंका यानी विभीषण पर ही मुहावरा ये बना है। तो घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब आपसी फूट के कारण घर की बातें बाहर बताना। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि अपने परिवार के बारे में 10 पंक्तियां लिखो। तो आप अपने परिवार के बारे में इसमें लिख सकते हैं 10 पंक्तियां कि भाई जो एक निबंध बनाइए आप अपने इस प्रश्न, क्योंकि मैं इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं पूरा निबंध आपको लिख के दूं। तो अपने परिवार के, मेरे परिवार में कुल इतने लोग हैं, हम आपस में प्रेम से रहते हैं, हम साथ में मिलकर के ये काम करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। जो भी आपके परिवार में है उनके अपने परिवार के बारे में आप खुद लिख सकते हैं, या अपने टीचर से, अपने बड़ों से पूछ करके कुछ तैयार एक छोटा सा निबंध इस पे कर दीजिए। अपने विद्यालय पर एक छोटा निबंध लिखो। इसको भी आप खुद तैयार कर सकते हैं। अपने विद्यालय पे एक निबंध कैसा लिखा जाता है कि मेरे विद्यालय का नाम ये है, मेरा विद्यालय इस जनपद के, इस विकास खंड के, इस गांव में स्थित है, मेरे विद्यालय में कुल इतने बच्चे हैं, कुल इतने टीचर्स हैं, मेरे विद्यालय में फुलवारी है, भोजन माताएं हैं, इतने कमरे हैं, और क्या क्या होता है। इस पूरी अपने स्कूल के बारे में कुछ पंक्तियां आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। अगला है, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो विराम चिन्हों का हमने प्रयोग करना है। राम, रमेश और सुरेश मेला देखने गए। तो देखिए, जब कहीं पे दो नाम एक साथ आते हैं तो बीच में कॉमा होता है। राम, रमेश और सुरेश मेला देखने गए, तो यहाँ पे पूर्ण विराम, यहाँ पे वाक्य खत्म, समाप्त है। मेले में उन्होंने जलेबी, रसगुल्ले, यहाँ देखिए दो चीजों के नाम एक साथ हैं तो यहाँ पे कॉमा। और बहुत सारी मिठाइयां खाई, यहाँ पे देखो बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम। मिठाइयों को देखकर सुरेश बहुत खुश हुआ, पूर्ण विराम, नहीं सॉरी,
क्योंकि यहाँ पे और है तो यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं आएगा। और जोर से चिल्लाया, तो चिल्लाए के बाद आप डैश भी कर सकते हैं, वाह कितनी सुंदर मिठाइयां हैं। और इसको आप चाहे तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद कीजिए, ये उसने बात कही है, और यहाँ पूर्ण विराम, और वाह के बाद ये लगता है विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, तभी उन्हें रमेश के चाचा मिले, देखो पूर्ण विराम। उन्होंने बच्चों से पूछा तुम लोग और क्या क्या खाना चाहोगे, तो इसको भी आप चाहें तो इन्वर्टेड कॉमा में बंद करो, वैसे जरूरी भी नहीं है इतना कि प्राइमरी स्तर पे इतना सब कुछ कोई करे। तो पूछा तो यहाँ पे भी डैश कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरी है प्रश्नवाचक, तुम लोग क्या क्या खाना चाहोगे, क्योंकि प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ प्रश्नवाचक होगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा। ठीक है ना। और सरल वाक्य में से संयुक्त वाक्य बनाओ। रमेश डांट खाकर पढ़ता है, तो इसका जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो वाक्य बनाने पड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ना पड़ता है किसी शब्द से। तो जैसे राजेश डांट खाता है और पढ़ता है, राजेश डांट खाता है और पढ़ता है, तो ये संयुक्त वाक्य इसका बन जाएगा। सरला ने बाजार जाकर सब्जी खरीदी, तो इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा, सरला बाजार गई और सब्जी खरीदी। जैसे ये पहला वाक्य है, चुपचाप यहां बैठ जाओ, इसका मतलब ये आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है ना। आप कहां जा रहे हो, तो इसमें प्रश्नवाचक है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नकारात्मक वाक्य है, निषेधात्मक भी कहते हैं इसको। मनोरमा प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में प्रतिदिन क्या है, देखिए जो प्रतिदिन पढ़ती है, तो ये जो प्रतिदिन शब्द है ये विशेषता बता रहा है पढ़ने की। तो जो पढ़ना क्या है, अपने आप में क्रिया है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण है। यह घोड़ा काला है, इस वाक्य में काला क्या है, तो ये देखिए काला जो है घोड़ा के बारे में कुछ कह रहा है, तो क्योंकि घोड़ा संज्ञा है, जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में कहता है वो विशेषण होता है। निम्न वाक्यों को भूतकाल में बदलो। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के भूतकाल का मतलब जो समय बीत गया, तो इसको हम बनाएंगे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, है की जगह थे हो जाएगा। आयुष कल विद्यालय जाएगा, ये भविष्य की बात कर रहा है, इसको भूतकाल में बदलना है, तो आयुष कल विद्यालय गया था, भूतकाल यानी जो समय चला गया। आकाश में कोई नहीं उठ रहा है, गलत हो गया, यहाँ पे उठ की जगह उड़ होना था। ठीक है ना। तो आकाश में कोई नहीं उड़ रहा है, तो ये भूतकाल में बनाना है, तो आकाश में कोई नहीं उड़ रहा था। ठीक। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को अलग अलग लिखो, तो आपने अलग अलग इनको लिखना है। मैं क्या करूंगा, रमेश, तो रमेश देखिए जब किसी का नाम विशेष होता है जो दुनिया में एक ही होता है, और रमेश नाम के दूसरे भी होंगे, लेकिन इसके फादर का नाम अलग होगा, इसकी मम्मी का नाम अलग होगा, एड्रेस अलग होगा, तो ये वाला रमेश दुनिया में तो एक ही होगा। तो जो अपने आप में एक विशेष नाम होता है वो भाव व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। रमेश के दादाजी, देखो दादाजी तो एक रिश्ता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, इसको मैंने काट दिया जातिवाचक संज्ञा को। कानपुर में रहते हैं, तो देखिए कानपुर शहर का नाम है, तो कानपुर दूसरा कोई शहर नहीं है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उन्हें कुत्ते पालने, तो कुत्ता जो है जातिवाचक संज्ञा है, इसको मैंने काट दिया। पालने का और उनको घुमाने का बहुत शौक है, देखिए शौक क्या है, शौक था, तो शौक अपने आप में भाववाचक संज्ञा है। किंतु बुढ़ापा आने के कारण, देखिए बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। वह अब उन्हें नहीं घुमा सकते। जब रमेश, देखिए रमेश भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसका नाम, हाँ सॉरी रमेश तो ऊपर आ गया। उन्हें गंगा, तो गंगा भी देखो नदी का नाम है, स्पेशल एक ही नदी दुनिया में है गंगा, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब नदी अपने आप में जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदियां तो बहुत सारी हैं। के किनारे घुमाने ले जाता
है तो उनकी खुशी, खुशी जो है अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, का ठिकाना नहीं रहता। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको आना चाहिए भाववाचक संज्ञा जहां केवल भाव प्रकट हो रहे हो। और जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो पूरी जाति का बोध कराती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, चाहे वो पुस्तक का विशेष नाम हो, चाहे वो नदी का विशेष नाम हो, चाहे वाक्यों में कारक चिन्हों का सही प्रयोग कीजिए। यहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग करना है आपने। काव्या पेंसिल से चित्र बनाया, तो काव्या ने, कर्ता ने पेंसिल से चित्र बनाया। नमन अपने पिताजी कपड़े लाया, तो पिताजी के लिए, अपने पिताजी के लिए कपड़े लाया। कर्तक ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ पे संप्रदान कारक है। आयुष भाई विद्यालय गया, यानी आयुष का भाई संबंध कारक है। दादाजी चारपाई में बैठे हैं या चारपाई पर बैठे हैं, तो चारपाई पर बैठे हैं लिखो, चाहे मैं बैठो हो, तो दोनों में अधिकरण कारक है। निम्न शब्दों का स्त्रीलिंग बनाओ। कार्यकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है? कार्यकत्री। कवि का होता है कवयित्री। बंदर का बंदरिया। अभिनेता का अभिनेत्री। विद्वान का विदुषी। निम्न शब्दों का बहुवचन बनाओ। रुपया, तो रुपये हो जाएगा। तोता, तोते। लकड़ी, लकड़ियां। थैला, थैले। निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। जो लकड़ी काटता हो और बेचता हो उसे कहते हैं लकड़हारा। जिसके पास धन न हो, जिसके पास धन नहीं होता उसे कहते हैं निर्धन। जो सभी लोगों का प्रिय हो तो उसको कहते हैं लोकप्रिय। जो वस्तु अपने देश में बनी हो उसे कहते हैं स्वदेशी। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे कहते हैं आस्तिक। जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से एक छोटी कहानी लिखिए। जंगल, मधुमक्खियां, शहद, भालू। तो इसमें बहुत सारी कहानियां मैंने आज बच्चों को दी थी स्कूल में लिखने के लिए, तो कई तरह की कहानियां कुछ बच्चों ने लिखा था कि एक जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता था, उस पे मधुमक्खियां थी तब, और उस पे बहुत सारी शहद लगी थी, और तब तक एक भालू आया, उसने वहां से शहद खाना चाहा, लेकिन मधुमक्खियां उनके भालू को काटने के लिए दौड़ गई। उन भालू अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदा। इस तरह से कई अलग अलग बच्चों ने अलग अलग कहानियां बना दी थी, तो आप अपने हिसाब से इस पे कहानियां, कुछ भी ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे और अन्य शब्दों को जोड़ करके आप कहानी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है आप क्या कैसी कहानी बनाते हैं। निम्न शब्दों का प्रयोग अलग अलग अर्थ में करो। तो देखिए कुछ जैसे ये उत्तर और उत्तर, अलग शब्द एक ही है लेकिन ये वाक्य बनाने अलग अलग। तो एक उत्तर का मतलब जैसे प्रश्न का उत्तर है कि राम ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, ठीक है ना, या मैंने आज एक प्रश्न का उत्तर गलत लिखा, ये तो उत्तर हो गया। और एक उत्तर का दिशा होती है, तो इस पे वाक्य बनाना है कि मैं पहले पूरब की ओर गया फिर उत्तर की ओर गया, या कुछ भी लिख सकते हैं आप कि हाँ, उत्तर दिशा हमारे घर के पीछे की तरफ है। कुल और कुल, एक कुल का मतलब योग होता है, तो मैंने कुल 5 रुपए खर्च किए, ये भी वाक्य बन सकता है। यहाँ कुल का मतलब वंश से मतलब है कि राम का जन्म अच्छे कुल में हुआ, ठीक है ना। यहाँ ये हार का मतलब हारना, जैसे युद्ध में कि राम, जैसे कि रमेश क्रिकेट में, रमेश की टीम क्रिकेट में हार गई। और एक होता है गले का हार कि मेरे पास सोने का हार है। तो इस तरह से कुछ और भी वाक्य आप बना सकते हैं। तो मतलब ये ऐसे शब्द हैं कि जो है तो एक ही शब्द लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं, उन पे उसके हिसाब से आपने वाक्य बनाना आपको आ जाना चाहिए। कि निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। आग का
तो आग को अग्नि कहते हैं, पावक कहते हैं, दहन कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। पानी के लिए जल कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, हवा को वायु कहते हैं, समीर कहते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी। तो आप खोज के इनके कुछ पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं। जंगल को देखिए अरण्य कहते हैं, वन कहते हैं, कानन कहते हैं। निम्न तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखो। घी, तो घी को घृत कहते हैं, शुद्ध रूप संस्कृत का रूप। दांत को दंत कहते हैं। आग को अग्नि कहते हैं, शुद्ध तत्सम रूप है इसका। खेत को क्षेत्र कहते हैं और भगत को भक्त कहते हैं। देखिए मैं जल्दी में बता पा रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा इसको लिखने में सबको, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी खुद ही करेंगे। मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। देखिए निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम का मतलब उल्टा होता है। आयात का निर्यात होता है। आयात मतलब जो अपने देश को मंगाते हैं दूसरे देशों से, निर्यात मतलब जो अपने देश का माल दूसरे देशों को बेचते हैं। ज्वार का क्या होता है? भाटा। ज्वार समुद्र का पानी ऊपर उठता है, भाटा नीचे गिरता है। राजा का रंक होता है, कई लोग राजा का रानी लिखते हैं, वो स्त्रीलिंग होता है। राजा का जो विलोम है वो रंक होता है। उत्थान का होता है पतन। मित्र का होता है शत्रु और रक्षक का होता है भक्षक। सॉरी, भक्षक। निम्न चित्र को देखकर उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिए अथवा कहानी बनाइए। तो इसमें कुछ और कैसे भी चित्र आ सकते हैं कि उस चित्र के बारे में आपने जो है डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बारे में कुछ लिखना है, कुछ पंक्तियां, या अगर कुछ आपको कहानी बन रही है तो उसमें कुछ कहानी बनानी है। तो जो भी इस तरह के आते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो ये तो मैंने एक केवल मॉडल के रूप में दिया है, आप कुछ इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। अब हम गणित पे चलते हैं। गणित में मैं आपको बता दूं ज्यादा कठिन गणित उसमें नहीं पूछी जाती, कक्षा 5 के लेवल की ही पूछी जाती है। तो जैसे मैंने कुछ मॉडल प्रश्न दिए हैं, 3 घड़ियों के दाम इतने हैं तो 5 घड़ियों के दाम बताओ। तो इसको मैं सॉल्व भी कर दूं हल्का हल्का क्योंकि ज्यादा टाइम तो नहीं है। तो एक घड़ी का दाम जब 3 घड़ियों के दे रखे हैं तो एक घड़ी का दाम कितना होगा? 1050 के हम 3 भाग करेंगे, यानी 3 का भाग करेंगे। आप चाहो तो 3 से ऐसा डिवाइड करो, चाहे ये कर दो, और 5 घड़ियों में तो गुणा 5 हो जाएगा। तो आप यहीं से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 1 15 हुआ, 3 पचे 15 ये, और इसको 5 से गुणा करेंगे। 5 0 का 0, 5 5 25 का 5, हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, तो 1750 रुपए होंगे। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा होता है। तो इनका जो समापवर्तक होता है दो अभाज्य संख्याओं का 1 होता है, क्योंकि उसमें केवल एक का ही भाग जाता है और किसी का भाग किसी से डिवाइड नहीं होती है। 4 सप्ताह, 4 महीने, 3 सप्ताह और 12 दिन में कुल कितने दिन होंगे? तो इसको आप पहले 4, एक महीने में 30 दिन होते हैं तो 4 महीने में 30 गुणा 4 होंगे, यानी 120 दिन होंगे। 3 सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 3 सप्ताह में कितने होंगे? 7 गुणा 3, तो 7 दिन 21 दिन होंगे, और 12 दिन इसमें अलग से हैं तो इन सबको आप जोड़ दो तो 153 दिन होंगे। एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 4 घंटे में कितनी दूर जाएगी? क्योंकि 1 घंटे में 90 किलोमीटर जा रही है तो गुणा 4 घंटे हो जाएगा, तो 9 चौक 36, यानी 360 किलोमीटर जाएगी। रमेश दुकान से एक 44 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीदी। उसने दुकानदार को 500 रुपए के 2 नोट दिए और दुकानदार ने उसे 120 वापस दिए। रमेश ने दुकान से कुल कितनी चीनी खरीदी? तो देखिए इसमें उसने 500 के 2 नोट दिए, यानी उसने लाला जी को 1000 रुपए दिए। लाला जी ने उसको वापस दिए 120 रुपए, तो 120 रुपए कम कर दो इसमें से, तो 8 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यानी 880 रुपए की चीनी खरीदी। लेकिन यहाँ हमने चीनी की मात्रा बतानी है। 44 रुपए 1 किलो है तो 880 में कितनी किलो चीनी आएंगी? तो 44 से हम डिवाइड कर देंगे 880 को। तो देखो 44 दोनों 88 होता है और 0 में 0 बार भाग जाएगा, तो 20 किलो चीनी खरीदी उसने। 2 किलोमीटर और 500 मीटर में कुल कितने मीटर होंगे? तो देखिए 1 किलोमीटर में आपको पता है 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000, अब 500 इसमें और है तो इसमें 500 और जोड़ दो तो 2500 हो गए, यानी 2500 मीटर होंगे। सुबह की 6 बजे घड़ी की सुई कितने अंश का कोण बनाती है? तो जब सुबह 6 बजते हैं तो एक सुई यहाँ नीचे 6 पे होती है और दूसरी सुई ठीक 12 पे होती है, तो सीधी यहाँ पे सीधा कोण बनता है वो 180 अंश का होता है।
सृष्टि की बर्थडे पार्टी पर उसने अपने प्रत्येक दोस्त को 200 मिलीलीटर गिलास भरकर जूस दिया। एक गिलास में 200 ml भरा उसने, ठीक है ना। उसने कुल 1-1 लीटर की 2 बोतल लगी, तो 1-1 लीटर की यानी 200 ml, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 ml, तो 2000 से 200 से डिवाइड कर दो, 0-0 कटा, 2 एकम 2, 2 10, 10 आया। तो उसकी पार्टी में कितने लोग आए थे? तो 10 लोग आए थे, क्योंकि एक बच्चे ने 200 ml पिया, तो 10 बच्चों ने 2000 ml पिया है। 2000 मतलब 1-1 लीटर की 2 बोतल पी। 80 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़ा खेत के 4 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो अगर 80 मीटर लंबा खेत है और चौड़ा है 7 मीटर, तो 80 7 87 हो गया। तो 87 का दुगना, मतलब लंबाई धन चौड़ाई गुणा 2 होता है, तो 87 गुणा 2, तो इसमें 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, और 8 दूनी 16 और 1 17, 174 मीटर। तो एक चक्कर में जाना पड़ेगा, और 4 चक्कर जाना है, तो 174 गुणा 4 हो जाएगा, तो 4 चौक 16 हासिल 1, 7 चौक 28, 29 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो 696 मीटर जाना पड़ेगा। पैटर्न को आगे बढ़ाओ, 118, 120, 122, तो देखो यहाँ पे 18 है, ये 20 है, ये 22 है, 124 है, तो 126 होगा, यहाँ 128 होगा। तो ज्यादा कठिन सवाल वहां पे नहीं पूछे जाते हैं। दोपहर बाद के 3:15 को रेलवे समय के अनुसार कितना लिखा जाएगा? तो देखिए 3 बजे को कहते हैं, 1 बजे को 13 बजे कहते हैं, 2 बजे को 14, 3 बजे को 15:15, ठीक है। जो आकृति अलग है उस पर गोला लगाइए, घन, घनाभ, आयत, शंकु। तो देखिए ये भी 3D आकृति है, ये भी त्रिविमीय, द्विविमीय आकृति है, जिसमें केवल लंबाई चौड़ाई होती है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 5 अंक की सबसे छोटी तथा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 4 बार हो गया, और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 4 बार 0 पीछे 1। इसको घटाना है तो केवल 1 का ही अंतर होगा, आप इसको घटाइए। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, तो जब दो संख्याओं का गुणनफल इतना होता है, एक संख्या दी होती है, तो हम क्या करते हैं? गुणनफल में उस संख्या से भाग दे देते हैं। तो भाग देने का मतलब काट दो इसको किसी भी तरह से, तो आप किसी भी संख्या से देखिए कटता है कि नहीं। आप चाहो तो सीधे भाग दे सकते हैं, 76 का भाग 836 में, तो यहाँ से 6 बचा दीजिए, 7 7 बचा, पहले 83 में भाग एक ही बार जाएगा, 76 एकम 76, अब यहाँ 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 76 हुआ, तो देखो 76 एकम 76, तो यानी वो संख्या होगी 11। अगला पोर्शन सामान्य ज्ञान कम करेंगे, इसमें थोड़ा ईवीएस, थोड़ा साइंस और थोड़ा जीके के क्वेश्चन होते हैं। भारत के होना था, सॉरी, रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी। हमारा देश आजाद कब हुआ? तो आपको पता है हमारा देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। राष्ट्रगान कितने समय में गाना चाहिए? तो 52 सेकंड में गाना चाहिए। हमारे ध्वज की सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो ध्वज के ऊपर जो है केसरिया रंग होता है, सबसे नीचे हरा रंग होता है। उत्तराखंड में कुल कितने जनपद हैं? 13 जनपद हैं। भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भारत कोकिला कहते हैं सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मादा एनाफिलीज जिसको काटता है उसे होता है मलेरिया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। उत्तराखंड की सीमाएं किन किन देशों से मिलती हैं? तो नेपाल से मिलती है और तिब्बत से मिलती है। रेगिस्तान में किस जानवर से सबसे अधिक काम लिया जाता है? तो यहां लिया जाता है ऊंट से, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण किसे कहते हैं? तो परि का मतलब होता है बाहरी, बाहरी, और वरण का मतलब आवरण। तो हमारे चारों ओर का जो
आवरण है या वातावरण है वही पर्यावरण है। यानी हमारे चारों ओर जो भौतिक, रासायनिक और जैविक जो भी चीजें हैं, जैविक अजैविक चीजें सारी जो हमको किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। तो हमारे चारों ओर का वातावरण ही पर्यावरण होता है। जो जानवर सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शाकाहारी। जहां पर दो नदियां मिलती हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे या तो प्रयाग कहते हैं या संगम कहते हैं। अब इंग्लिश का पोर्शन है, राइट अपोजिट वर्ड्स। टॉल, टॉल का अपोजिट होता है शॉर्ट। कोल्ड का हॉट, फ्रेश का स्टील, सॉरी, न्यू का ओल्ड। अगला क्वेश्चन है, राइट 8 लाइन्स अबाउट योर फैमिली। देखिए इंग्लिश और हिंदी का लगभग मिलता जुलता प्रश्न पत्र आता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा अपेक्षाएं बच्चे से की जाती हैं। हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा बच्चा कम भी लिखेगा तो चल जाएगा। अब मैं अपने पर इतना लंबा तो बता नहीं सकता, लेकिन मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अपने बच्चे का एक वीडियो डाल दूंगा स्कूल का, जो मैंने उससे थोड़ा तैयार किया है, करवाई है कुछ लाइन्स जो आसान है, जो बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं। कि देयर आर 5 मेंबर्स है, जो भी आपके परिवार में मेंबर्स है इन माय फैमिली, और उसके बारे में मतलब अपना इंट्रोडक्शन को थोड़ा बड़ा चढ़ा के परिवार के बारे में लिखना है जरा सा, और तो वो आपका एक निबंध फैमिली पे तैयार हो जाएगा। राइट द 5 नेम्स ऑफ पेट एनिमल्स। तो पेट एनिमल्स आप जो घरेलू जानवर होते हैं, जो घरों में रहते हैं, काउ, डॉग, गोट, शीप, हॉर्स, जो भी है ये आप लिख सकते हैं। राइट 8 लाइन्स अबाउट योर स्कूल। वैसे स्कूल के बारे में देखिए हिंदी में भी इंग्लिश में पूछा जा सकता है, तो अपने स्कूल के बारे में कुछ लाइन्स अगर मैं कल परसों तक अगर वीडियो बना दूंगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बच्चे अपने स्कूल के बारे में कुछ लाइन्स तैयार कर सकते हैं। राइट हिंदी मीनिंग्स, इनकी आपने हिंदी मीनिंग्स लिखने हैं। माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, बर्थडे का मतलब जन्मदिन। अगला है चेंज द जेंडर। टाइगर का होता है टाइग्रेस, ठीक है ना। हीरो का हीरोइन, फादर का मदर, और गर्ल का बॉय। क्वेश्चन है कंप्लीट द वर्ड्स। देखिए ये इसके आपने स्पेलिंग पढ़नी है तो यहाँ पे यू आ जाएगा, ब्यूटीफुल, FUL, ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये ग्रैंड मदर है तो GRAND, ग्रैंड MOTHER, ग्रैंड मदर। POST, पोस्ट मैन। फुटबॉल, FOOT, फुट, और BALL, फुटबॉल। राइट द प्लूरल्स, इनके आपने प्लूरल लिखने। बहुवचन, क्लास का होता है क्लासेस, ES इस पे लगेगा। मैंगो का मैंगोज, केवल S लगेगा इस पे। चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, और वोमेन का वोमेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरह के कुछ आ सकते हैं, ये इतने सारा लंबा पेपर तो नहीं आता, लेकिन मैं आइडिया कुछ दे रहा हूं। जैसे राइट 4 लाइन्स अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में आप लिखिए। आप अपने टीचर से पूछ के कुछ लाइन्स आप तैयार कर सकते हैं। अगला है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 days लीव। अपने टीचर से एप्लीकेशन इंग्लिश में आ सकती है लिखने के लिए कि 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो इसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरे बच्चे ने तैयार किया है स्कूल में, तो वो आप देख सकते हैं। तो उस ढंग से आप भी तैयार कर सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। इसमें इंग्लिश में भी इस तरह का आता है कि कोई पिक्चर दी हुई हो और उसके बारे में कुछ 4-5 लाइन आपने लिखनी है। तो जिस तरह से हिंदी में पिक्चर या स्टोरी आती है या डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आता है, उसी तरह से इंग्लिश में भी आ सकता है नहीं। हर वर्ष पूछा जाता है, कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में, कभी दोनों जगह। लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। ये फोटो देख करके आपने 5 लाइन लिखी है। इसमें जैसे क्लू वर्ड भी दे रखे हैं, चिल्ड्रन है, काइट है, सी सॉ है, स्विंग है, स्लाइड है, पार्क है, फुटबॉल है, बैलून है, मड है। तो इसके बारे में आप जो कुछ भी आपको दिख रहा है, तो आपने इंग्लिश में कुछ वाक्य बनाने हैं।
या इस तरह का कोई चित्र आ सकता है। इसमें भी पार्क में बच्चे हैं, यहाँ भी कुछ खेल रहे हैं, तो इस क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ वर्ड आप इंग्लिश में जितना भी आपको आता है वो आप लिख सकते हैं। ये मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं कि प्लीज आप इस पे एक वीडियो बनाइए, किस तरह का पेपर आता है। तो मैंने मोटा मोटा आइडिया आपको दिया है, आप लोग खुद तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपने तैयारी इस एंट्रेंस एग्जाम की करनी है। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।